अब अब हम लोग आरंभ करते हैं आज की मीटिंग। और इसका अभी लाइव प्रसारण फेसबुक पर होगा और पुनः यूट्यूब पर प्रसारण होगा। तो आप सभी का इस लोक पहल के आभासी मंच पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। समस्त श्रोताओं का अभिनंदन। और आज के पैनल में और आज के पैनल की संचालन कर रही, तकनीकी संचालन कर रही कनिष्का वशिष्ठ जी का भी बहुत बहुत स्वागत। सबका स्वागत, अभिनंदन। और जैसा कि पहले हमारे जो मुख्य वक्ता हैं अपना पाठे आज हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, उसके पहले मैं संक्षेप में चाहूंगा कि लोक पहल का परिचय प्रस्तुत कर दूं। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक सदप्रयास है और राष्ट्रीय स्वयं के संघ के स्वयंसेवकों का एक सामाजिक हस्तक्षेप है, जिसका एकमात्र उद्देश्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना तथा सत्ता प्रतिष्ठान में जनता की आवाज को पहुंचाना। जन समस्याओं को सत्ता प्रतिष्ठान में और सत्ता प्रतिष्ठान और मुख्य रूप से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को जन जन में प्रसारित करना, प्रचारित करना लोक पहल का श्रेय, प्रेय और पाथेय है। लोक पहल अपने 5 सांस्कृतिक अधिष्ठानों या अपने 5 वैचारिकी क्षितिज को लेकर के कार्य करता है। वह है एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महान शिक्षाविद, महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत में स्वदेशी के पुरोधा और भारत को भारतीयता की ओर अग्रसर करने वाले महान विभूति महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संघ चालक पूज्य राजेंद्र सिंह, उप आख्यान रज्जू भैया, ब्रह्मलीन महंत, भारत के सांस्कृतिक जागरण के प्रतीक पुरुष ब्रह्मलीन महंत पूज्य अवैधनाथ जी, और राम मंदिर आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर पूज्य अशोक जी सिंघल हमारे लोक पहल के सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं, वैचारिक क्षितिज हैं। इन्हीं के विचारों का निरंतर प्रचार प्रसार करना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को नई दिशा देना, नया कलेवर देना और उसे प्रासंगिक बनाना तथा अल्पकालिक दीर्घकालिक दोनों नीतियों को दृष्टिपथ में रखते हुए निरंतर राष्ट्रवाद के द्वीप को प्रज्वलित करना लोक पहल का श्रेय, प्रेय है, वही पाथेय है। लोक पहल अपने सांस्कृतिक अधिष्ठान की परिपूर्ति इन्हीं महान विभूतियों के लिए करती है, जिससे भारत की एकात्मकता, भारत का राष्ट्रवाद और प्रखर हो तथा राष्ट्रवाद वर्तमान परिवेश और पर्यावरण में अपना स्वरूप और आकार ग्रहण कर सके तथा एक सन्यासी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जहां पुष्पित और पल्लवित हो रहा है, भारत का भावी भविष्य भी तैयार हो रहा है। लोक पहल के संयोजक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टर बीके सिंह सर हैं। इसी के साथ इसकी अध्यक्षता इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक डॉक्टर बाबूलाल आर्या जी हैं। डॉक्टर विजय सिंह स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय विचार प्रमुख हैं, जिनकी संघ आयु अधिक है और जिनका पूरा जीवन संघ को और राष्ट्रवाद को समर्पित है। ऐसे डॉक्टर वीके सिंह इस राष्ट्रीय लोक पहल के संयोजक हैं। प्रोफेसर अवनीश पार्थीकर, प्रोफेसर आलोक चौहान सर जो मेरे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर हैं और हमारे लोक पहल के मीडिया को देखते हैं और एक बहुत वरिष्ठ हस्ताक्षर हैं भारतीय राष्ट्रवाद के। और इसी के साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक सर सुंदरलाल चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर संतोष सिंह इसके अनन्य स्तंभों में से हैं। लोक पहल मुख्य रूप से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का ही प्रचार प्रसार करने में, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पल्लवित करने में, पुष्पित करने में अपना सर्वस्व लगाता है।
और इसकी कोई आकांक्षा नहीं है। इसकी आकांक्षा है भारत यशस्वी बने, भारत वैभव के शिखर का, उतंग शिखर का स्पर्श करे। और इसी बीच हमारे जो पाथेय के लिए आज हम सबके बीच उपस्थित हैं, श्रीमान विवेक गर्ग जी भाई साहब, यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। और आज जो दिल्ली में दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो कई अपने आप को यशस्वी प्रशासक और ईमानदार छवि के नेता आज जेल की सलाखों में है, उसका सारा श्रेय उसकी सारी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले संघर्ष की निरंतरता के प्रतीक हैं हमारे विवेक गर्ग जी भाई साहब। विवेक गर्ग जी एक ऐसा नाम है जो आरटीआई सूचना अधिनियम 2005 की विशेषज्ञता तो है ही है, विशेषज्ञता के साथ उसे कर्म में, उसे क्रियाशील करना, उसे गत्यात्मक करना और प्रशासनिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करना। एक किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में यह आवश्यक होता है कि प्रशासन जनता के लिए जो नीति निर्माण और निर्णय निर्माण कर रहा है, उस नीति निर्माण और निर्णय निर्माण में किस प्रकार की त्रुटियां हैं, नीतियों में किस प्रकार की पारदर्शिता का अभाव है और उसके क्रियान्वयन में क्या अक्षमता है, उसको जानने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को है। इसीलिए संसद ने वो अधिनियम बनाया। यह संसदीय अधिनियम जब विधि के रूप में परिणित होता है तो उसके वह किस तरह कार्य रूप में परिणित हो, उसका क्रियान्वयन किस प्रकार हो और किस प्रकार सत्ता के भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सशक्त न्यायिक लड़ाई लड़ी जा सके, न्यायिक संघर्ष किया जा सके और सत्य की प्रतिस्थापना की जा सके, भारतीयता को स्थापित किया जा सके। इसी के प्रेरणा पुरुष, इसी के सशक्त हस्ताक्षर और इसी के लिए अपना सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं माननीय श्री विवेक गर्ग जी। विवेक गर्ग जी का एक और परिचय है कि आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आरटीआई के से संबंधित भारतीय जनता पार्टी के का उस सेल के को देखते भी हैं, उस सेल के मुखिया भी हैं। और दिल्ली में अभी चाहे मनीष सिसोदिया हो या इसके पहले जितने लोग आज जेल की सलाखों में दिखाई दे रहे हैं, वो आप विवेक गर्ग जी भाई साहब की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। उस याज्ञिक अनुष्ठान में अगर एकमात्र सबसे किसी की सबसे बड़ी आहुति है तो वो विवेक गर्ग जी भाई साहब की है। विवेक गर्ग जी भाई साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जो भी बौद्धिक जगत में थोड़ी सी सक्रियता रखता है, न्यायिक जगत में थोड़ी सी सक्रियता रखता है, वह विवेक गर्ग जी भाई साहब का परिचय विधिवत रूप से जानता है। आप भारतीय जनता पार्टी मॉडल टाउन विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी रहे हैं। आपकी प्रत्याशिता इस बात को प्रदर्शित करती है कि आप में नेतृत्व के अनेकानेक संभावनाएं और गुण विद्यमान हैं और आप वास्तव में आप जन नेता हैं, एक ऐसे अधिवक्ता जिसका पूरा ध्यान, जिसका ध्यानाकर्षण जनता की ओर है, जनता की गाढ़ी कमाई की ओर है। ऐसे हमारे आज के मुख्य पाथेयकर्ता श्रीमान विवेक गर्ग जी भाई साहब हैं, जो हम लोगों के बीच हैं। शीघ्र ही उनका पाथेय हम सबों को प्राप्त होगा। बाल काल से ही संघ के स्वयंसेवक हैं। 2020 के चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशिता सुनिश्चित की थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, संघ के वरिष्ठ नेता है। आरटीआई का महत्वपूर्ण कार्य भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, बीजेपी की तरफ से तो है ही है। जनता का जन पक्षधरता, राष्ट्रीयता आपका जीवंत है, आप करके दिखाते हैं। तो ऐसे प्रेरणा पुरुष हम लोगों के बीच है। एक औपचारिकता होती है लोक पहल की कि हम अपने अतिथि का परिचय प्रस्तुत करते हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संयोग से मेरे ही प्रिय शोध छात्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा दीक्षा की है, पूरी की है, और अब वो प्रयाग विश्वविद्यालय में मेरे अध्ययन रिसर्च स्कॉलर हैं और संघ के स्वयंसेवक हैं, विद्यार्थी परिषद से हैं। ऐसे मैं सनी कुमार को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और हमारे अतिथि का परिचय प्रस्तुत करें। संक्षेप में सनी कुमार। आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम नमस्कार मेरा डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर को, जिनके शोध निर्देशन में मैं अपने शोध कार्य को कर रहा हूं तथा उनके ही पाथेय को पा करके मैं वर्तमान समय में
लोकपाल से जुड़ा हूँ। आज के मुख्य अतिथि तथा वक्ता हैं आज की व्याख्यानमाला के श्री विवेक गर्ग जी, जो कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। साथ ही आपने संघ में बाल्यकाल से स्वयंसेवक स्वयंसेवक रहे हैं। आपने 2020 में भाजपा से मॉडल टाउन विधानसभा के चुनाव लड़ा था। बीजेपी के आप वरिष्ठ नेता हैं तथा आप भाजपा में अभी आरटीआई का कार्यभार संभाल रहे हैं तथा आपने आधा दर्जन पुस्तकें लिख चुके हैं। ये धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शनि सर का विधिवत परिचय प्रस्तुत करने के लिए। अब मैं बिना किसी बाधा के उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, राष्ट्रवाद के सशक्त हस्ताक्षर, राष्ट्रीयता के प्रतीक पुरुष और भारत के भारतीयता के मार्ग में आने वाले बाधाओं को बाधित करने वाले श्रीमान विवेक गर्ग जी को पाथेय के लिए आमंत्रित करता हूं। सर, श्रीमान डॉक्टर विवेक गर्ग जी। जय सिया राम, वंदे मातरम। आप सबका स्वागत है और अखिलेश जी का भी धन्यवाद और सभी का धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय को आज रखने के लिए। हम दो विषयों पे चर्चा करेंगे। हालांकि दोनों विषय अलग हैं, बट गहराई से देखा जाए तो दोनों आपस में जुड़े हुए भी हैं। एक है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी जन सूचना का अधिकार। दूसरा है इलेक्शन लॉ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यानी जो जितना भी हमारा कानून या जो भी चल रहा है उसका अगर देखा जाए तो वो चुनाव से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं ये आपस में। पहले हम चर्चा करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पे। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी पहले दे दूं कि लोगों का एक ये भ्रम है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, जो यूपीए की सरकार लाई थी। ये गलत है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो ये उनका ब्रेन चाइल्ड था, उनकी एक दूरदर्शिता सोच थी। उन्होंने एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2001 बनाया था और जो पार्लियामेंट से भी पास हुआ था, बट किसी दुर्भाग्यवश वो राष्ट्रपति से जब साइन नहीं हुए तो उसके बाद जब सरकार आई कांग्रेस की तो उन्होंने सिर्फ इसका नाम बदल के अपना मोहर लगा दिया। वैसे ये अटल जी की सोच का परिणाम है कि ये इतना एक महत्वपूर्ण कानून जनता के हक में आया आजादी के बाद। मैं आपको किसी धाराओं में, कानून के सेक्शंस में और इसमें नहीं उलझाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इस वेबिनार से काफी ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कानून के जानकार नहीं, जो बट देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। आरटीआई एक ऐसा कानून है जो सबसे आसान कानूनों में से एक है और जो एक गरीब से गरीब व्यक्ति से सीधे तरीके से भी जुड़ा हुआ है और जिस कानून को जनहित में, समाज हित में, देश हित में इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही आसान है। सिर्फ एक इच्छा शक्ति की जरूरत है और इसमें ना कोई पैसा लगता है और ना ही खास कोई। और दूसरा, इसको आप अगर एविडेंस कलेक्शन यानी सबूतों को इकट्ठा करने का एक महत्वपूर्ण टूल माने तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये कानून ऐसा है कि अगर आपको अपने मोहल्ले की पटरी बनानी से लेकर बड़े से बड़े मंत्री अफसर के भ्रष्टाचार को अगर उजागर करना है तो उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए जो आपको सबूत चाहिए वो आरटीआई के माध्यम से आप आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं, किसी भी सरकारी विभाग से ले सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़े कानून के जानकार हो तभी आप इसके लिए, ना ही कोई प्रिस्क्राइब फॉर्म है जो आरटीआई एक्ट में नहीं है। कुछ विभागों ने, कुछ प्रदेशों ने अपना एक फॉर्म बना रखा है, बट वो भी मैंडेटरी नहीं है। आरटीआई डालने का सबसे आसान तरीका है, आप चाहे इसे हिंदी, इंग्लिश या उस प्रदेश की भाषा में डाल सकते हैं। जैसे अगर आप तमिलनाडु में हैं तो तमिल में भी डाल सकते हैं, गुजरात में है तो आप गुजराती में भी डाल सकते हैं और हिंदी, इंग्लिश में तो डाल ही सकते हैं। एक सादे कागज पे आप केवल जन सूचना अधिकारी, विभाग का नाम और उसका पता लिखिए और उसके नीचे लिखिए कि मुझे कृपया आरटीआई एक्ट यानी जन सूचना अधिकार कानून 2005 के तहत निम्नलिखित जानकारी दीजिए।
अब उसके बाद आप 1 2 3 4 पॉइंट्स में आप कहते हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे अगर आप कहें कि आपके घर के पास एक रोड नहीं बनी, तो आप एक काम करिए, जन सूचना अधिकारी जो भी विभाग है उसका एड्रेस लिखिए और उनको लिखिए कि मेरे को कृपया ये सूचनाएं इस रोड से संबंधित दी जाएं। जैसे इस रोड की लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसका ठेका किसको दिया गया, इसको कब बनाया गया, कितना पैसा लगा, कितनी लागत आई। और सबसे महत्वपूर्ण होता है, कोई भी जो ये कार्य होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, चाहे नगर निगम या सड़क, पानी, बिजली, उसमें आप एक वर्क ऑर्डर मांगिए। वर्क ऑर्डर होता है जो किसी भी, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है सरकारी विभाग द्वारा, तो जो कॉन्ट्रैक्टर को वर्क अवार्ड होता है, ठेका दिया जाता है, उसका एक तरह से ये फेस होता है, ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें वर्क ऑर्डर जनरली 1 पेज 2 पेज वगैरह का ही साधारणतः होता है, जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जिसमें सब डिटेल्स लिखा होता है। तो आप वर्क ऑर्डर जरूर मांगेंगे तो आपको पूरी जानकारी आ जाएगी कि कितने अमाउंट का, कितने का कॉन्ट्रैक्ट ये दिया गया, किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया, कब कार्य शुरू करना है, कब कार्य खत्म हो करना है, उसका नपाई, मेजरमेंट, सब कुछ उसकी जन्म पत्री की तरह आ जाएगा आपके सामने। तो आप अगर किसी भी स्तर के व्यक्ति हैं, भले ही आप ज्यादा शिक्षित नहीं हैं, आप आसानी से आरटीआई की एक एप्लीकेशन संबंधित विभाग में डाल सकते हैं और उस विभाग को आप स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। अगर आप उसके साथ 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ता है एक, अगर पोस्टल ऑर्डर में ऊपर आपको ये नहीं पता कि किसका नाम भरना है, तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, सिर्फ नीचे अपना नाम लिखिएगा और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से संबंधित जन सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को आप भेज दीजिएगा। आप चाहें तो इसको बाय हैंड भी जमा करा सकते हैं और बाय डाक से भी भेज सकते हैं, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगा के। अगर आप गरीब हैं यानी बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, तो आपको ये 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी नहीं लगाना है। पोस्टल ऑर्डर हो या बैंक ड्राफ्ट हो या पे ऑर्डर, नहीं लगाना है। जो भी व्यक्ति बीपीएल की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए जन सूचना अधिकार एकदम फ्री है, 10 रुपया भी नहीं देना है आपको। और जो संबंधित अधिकारी को जिस दिन ये आपकी एप्लीकेशन मिल जाएगी, वो 30 दिन के अंदर उसको जवाब देना होता है, अगर सूचना उसके पास है। अगर उसके पास सूचना नहीं है, तो जन सूचना अधिकारी के पास 2 काम करने की पावर होती है। या तो वो संबंधित विभाग से, अधिकारी से लेकर आपको सूचना भेजेगा, या उस संबंधित अधिकारी को या विभाग को आपकी आरटीआई की एप्लीकेशन ट्रांसफर करेंगे 5 दिन के अंदर मिलने के बाद। तो यानी जो 30 दिन में सूचना मिलनी थी वो 35 दिन में मिलेगी। अगर 30 दिन के अंदर या जब भी संबंधित फाइनल अधिकारी को मिली, उसके 30 दिन के अंदर अगर आपको पूरी सूचना नहीं दी जाती, तो जो 2 रुपया पेज पर पेज जो सरकार चार्ज करती है, जितने भी पेज बनेंगे, आपको जन सूचना अधिकारी एक चिट्ठी भेजेगा कि आपकी सूचना तैयार है और आप इतने रुपए और जमा करा दीजिए, 2 रुपया पर पेज। तो आपको वो भी डाक से आप भेज सकते हैं। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर सूचना नहीं दी, तो 30 दिन के बाद ये 2 रुपया पेज भी आपको नहीं देना, यानी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की ये मैंडेटरी ड्यूटी है। और अगर आप बीपीएल हैं तो आपको टोटली फ्री है, ना आपको फिर ये 10 रुपए देने, ना 2 रुपए पर पेज देने किसी भी सूरत में। आरटीआई में आप मान लीजिए 30 दिन का, और आपको कोई इंफॉर्मेशन बहुत अर्जेंट चाहिए, आप कहते हैं नहीं भाई ये तो बहुत लाइफ एंड डेथ का मैटर है, या कोई जेल में कोई कस्टडी में आपको पुलिस ने फंसा दिया, या ऐसा कुछ मैटर है, तो जहां लाइफ एंड डेथ का मैटर आ जाता है, तो आपको वही सूचना 48 घंटे के अंदर जन सूचना अधिकारी को देनी पड़ेगी। उसके अलावा कई बार आपको लगता है नहीं भाई लाइफ एंड डेथ का तो मैटर नहीं है, बट मुझे सूचना बहुत जल्दी चाहिए। देखिए, कानून किताबों में जो लिखा होता है उसके अलावा उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, उस कानून को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके बहुत सारे तरीके हैं, जिसको आप कह सकते हैं लीगल टेक्नोलॉजी। वो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी आती है। तो आरटीआई में एक प्रोविजन है फाइल इंस्पेक्शन का। आपको अगर जल्दी है तो एक 4 लाइन की एप्लीकेशन, 10 लाइन, 5 लाइन जो भी बनती है,
एक जन सूचना अधिकारी को वही एप्लीकेशन लगाइए कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट या इस सड़क या इस विषय से या इस फाइल की या जो भी आपका विषय है उससे संबंधित सभी फाइल, सभी रिकॉर्ड्स इंस्पेक्ट करनी है, ताकि मैं डॉक्यूमेंट्स को, फाइल को, रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट कर सकूं और जो जो मुझे सूचना चाहिए होगी उसकी सर्टिफाइड कॉपी मैं लूंगा आपसे। सर्टिफाइड कॉपी का ये फायदा होता है, आप उस डॉक्यूमेंट को फिर आगे एक सबूत के तौर पे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। सर्टिफाइड कॉपी इक्वल टू ओरिजिनल होती है। तो आप ये फाइल इंस्पेक्शन की एक आरटीआई भी लगा सकते हैं। पब्लिक इंफॉर्मेशन चाहे तो आपको 24 घंटे में भी, 48 घंटे में भी फाइल इंस्पेक्शन अलाउ करता है, जिसके लिए आपको डिपार्टमेंट में बुलाया जाएगा, आपके सामने सारा रिकॉर्ड रख दिया जाएगा, आप उस फाइल को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और जो जो आपको उसमें से डॉक्यूमेंट चाहिए वो आप एक वहीं पे एक एप्लीकेशन हाथ से चाहे लिख के दे दीजिए कि मैंने आज ये फाइल इंस्पेक्ट करी और मुझे इसमें से ये पेज नंबर या ये डॉक्यूमेंट चाहिए, कृपया मुझे इसकी सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड कर दीजिए। वहीं हाथों हाथ चिट्ठी देके उनसे रिसीव करा लीजिए। वो आपको 1 या 2 दिन या 3 दिन बाद का समय देंगे और अगर आपसे 2 रुपया प्रति पेज वहीं जमा करा के रसीद देंगे, और बीपीएल में है तो 2 रुपया भी नहीं देना, आपको अपना बीपीएल सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी अटैच करनी होती है बस। तो ये एक जल्दी सूचना लेने का तरीका है। वैसे तो जो हमारा एविडेंस एक्ट है उसका सेक्शन 76, 74 भी राइट आपको प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी विभाग से सूचना ले सकते हैं एविडेंस के तौर पर, और जिसमें 5 रुपया पर पेज फीस सरकार की लगती है। तो ये एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी जन सूचना कानून का बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, जिसके लिए आपको किसी लीगल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब आप ये सबूत इकट्ठे कर लेती हैं या जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो आप जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, यानी जो जांच एजेंसीज होती हैं, जैसे सीबीआई है, ईडी है और आपका ये एंटी करप्शन है, या जो भी जांच अधिकारी है, विजिलेंस है, आप उनको एक कंप्लेंट बना के दे सकते हैं कि मैंने ये इस सरकारी फंड के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार या जो भी पाया गया है, और कृपया इस पे एफआईआर दर्ज करके दोषियों को अरेस्ट किया जाए या जो भी कार्रवाई है करी जाए। अगर आपकी कंप्लेंट पे पुलिस को या सीबीआई, जहां भी आप कंप्लेंट करते हैं, मैं आपको एक फर्क बता दूं, सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो ज्यूरिडिक्शन है, अधिकार क्षेत्र है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड या जो भी सेंट्रल से संबंधित विषय है वो सीबीआई के जांच के दायरे में आता है। और अगर कोई स्टेट का फंड है, जैसे राज्य का कोई फंड है, कोई अफसर है या जो भी है स्टेट की सेवा में है, तो वो वही स्टेट की जो एंटी करप्शन ब्यूरो के अंडर आता है। लेकिन देश में 4 जगह अधिकार है, वो सीबीआई को किसी भी तरह का मैटर सौंप सकते हैं। वो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को। किसी भी तरह का मामला अगर लगता है जिसमें कानून का उल्लंघन हुआ है, चाहे वो करप्शन का है, चाहे वो और तरह का कोई, जैसे मर्डर वगैरह का भी कई बार मैटर सीबीआई को सौंपे जाते हैं। तो ये 4 हमारी जो संस्थाएं हैं या विभाग हैं या न्यायालय है, ये सौंप सकते हैं सीबीआई को जांच के लिए, उनको अधिकार है। अदरवाइज जो सिस्टम है, जो ज्यूरिडिक्शन है, वो सेंट्रल फॉर सीबीआई एंड स्टेट फॉर एंटी करप्शन ब्यूरो। आप उस पे अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर आपकी कंप्लेंट पे एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं करती है, तो क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर आप कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध की शिकायत, भ्रष्टाचार या कुछ भी करते हैं, तो पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। पुलिस को हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी के जजमेंट में यह अधिकार दिया, पुलिस मतलब सीबीआई, एंटी करप्शन जो भी जांच एजेंसी है, वो उसकी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकते हैं, यानी करीब 15 दिन का समय उन्होंने दिया है। 15 दिन के अंदर पुलिस ये डिसाइड करती है कि हाँ भाई ये एफआईआर दर्ज करने लायक केस है या नहीं है। कुछ भी केस में वो 30 दिन तक भी जा सकते हैं। और बट अगर लगता है कि ये अपराध सीधा सीधा साफ साफ बनता है, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं होती, सीधी एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी पुलिस उसके लिए, यानी जांच एजेंसी उसके लिए बाउंड है, बिल्कुल बाध्य है।
अगर आपकी शिकायत और सबूतों के बाद भी अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो आप संबंधित मजिस्ट्रेट यानी कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी यानी धारा 156 और सब क्लॉज यानी उपधारा 3 के तहत कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मैंने ये पुलिस को इस भ्रष्टाचार की या इस अपराध की शिकायत करी थी, पुलिस ने जांच अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करी है, तो कोर्ट उसको आदेश करे। तो कोर्ट अगर देखती है कि हाँ भाई ये कानून का उल्लंघन हुआ है, तो फिर कोर्ट आदेश देती है उस जांच एजेंसी को कि आपने ये एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी और इस पे तुरंत एफआईआर दर्ज करी जाए। तो ये एक साधारण सा प्रोसेस है। मैं आरटीआई एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जनता के हाथ में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की दूरदर्शी सोच ने दिया है कि देश के बड़े से बड़े घोटाले आरटीआई ने उजागर करे हैं, जिसमें से जैसे 2G घोटाला है, कॉमनवेल्थ घोटाला है जिसपे शीला दीक्षित पे पहली एफआईआर दर्ज, शीला दीक्षित के जीवन काल में भ्रष्टाचार की पहली एफआईआर दर्ज इसी आरटीआई के माध्यम से हम लोगों ने कोर्ट से करवाई थी। 2G घोटाला ये सब आरटीआई से, कोयला घोटाला ये सब आरटीआई से, केजरीवाल का जैसे चीनी घोटाला, प्याज घोटाला और इनके 21 संसदीय सचिव जो उस समय सस्पेंड हुए थे, ऐसे केजरीवाल के कांग्रेस के अनेकों घोटाले हैं जो आरटीआई के माध्यम से उजागर हुए थे। यानी आरटीआई से आप पहले सबूत इकट्ठा करिए और उसके बाद जांच एजेंसी, मीडिया, कोर्ट, जिसको आपको लगता है आप दीजिएगा, जिससे आप उस भ्रष्ट व्यक्ति, उस अधिकारी, उस नेता के खिलाफ कार्रवाई हो। हाल फिलहाल में आपने देखा है कि सत्येंद्र जैन जो दिल्ली सरकार के मंत्री थे, वो अभी जेल से टेम्परेरी बेल पे है। जो शराब घोटाला दिल्ली का एक बहुत चर्चित घोटाला है, ये सब आरटीआई के माध्यम से उजागर हुआ। मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में है। उससे पहले दिल्ली का एक बहुत चर्चित घोटाला था सीएनजी फिटनेस स्कैम, जो कांग्रेस का था, जिसके बाद अभी भी उसको कंटिन्यू किया था केजरीवाल ने। सीएनजी फिटनेस स्कैम में कुछ लोग अरेस्ट हुए थे और 9 लोग, जिसमें 3 आईएएस ऑफिसर भी हैं, चार्जशीट हुए हैं। तो ये बड़े बड़े घोटाले आप बहुत आसानी से आरटीआई में सबूत इकट्ठे करके जनहित में, देश हित में उजागर कर सकते हैं। तो इसका अगर आपको कोई भी आपको लगता है कि नहीं भाई हमें जानकारी में दिक्कत है, तो हमने एक कुछ समय पहले ट्रेनिंग मैनुअल भी आरटीआई का हमने कुल 7-8 पेज का एक बहुत ही आसान भाषा में एक आम व्यक्ति के लिए हमने बनाया था, जो कुछ समय बाद हम लोग आपको एक फाइल बना के हम अखिलेश जी को भेज देंगे, जो आपको वो दे सकते हैं, जिसमें हमने एक प्रैक्टिकल कैसे आप आरटीआई डालें, एक आम व्यक्ति जिसको कानून की जानकारी नहीं है, जिसने कभी जनसूचना अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं करा, उसके लिए ये हमने बनाया था। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सभी राज्यों में, सभी कार्यकर्ताओं में उसको दिया कि भाई आप इसको जनहित में, समाज हित में इस्तेमाल करिए। और भारतीय जनता पार्टी ने एक इकलौती राष्ट्रीय पार्टी है, जो पहली पार्टी है जिसने अपने यहाँ दिल्ली में भी और केंद्र में भी आरटीआई सेल को बनाया था, ताकि जनहित में भ्रष्टाचार का उजागर हो सके। और ऐसे बहुत से घोटाले उजागर किए गए हैं आरटीआई से। अब मान लीजिए जब आप जन सूचना अधिकार की एप्लीकेशन लगाते हैं संबंधित विभाग में और वो आपको 30 दिन में जवाब नहीं देता, तो आपके पास अगला अधिकार क्या है? अगला अधिकार है आपके पास फर्स्ट अपील का। फर्स्ट अपील सेक्शन 19 आरटीआई एक्ट में डाली जाती है, जो उसी विभाग के एक सीनियर अधिकारी को फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बनाया होता है। हर विभाग की वेबसाइट पे है, आप चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, आप उस वेबसाइट पे देखेंगे, यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी जन सूचना अधिकारी की डिटेल उसमें दी होती है। और उसके खिलाफ अपील में कहा जाना है, फर्स्ट अपील में उसी विभाग का एक सीनियर अफसर को डिप्यूट किया हुआ होता है, जो अपील को सुनेगा। अगर आपकी आरटीआई में आपको 30 दिन में सूचना नहीं मिली या आधी अधूरी सूचना मिली, आपको आप सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप फर्स्ट अपील उसी संबंधित विभाग के अधिकारी, जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जिसे कहते हैं, उसके पास आप डाल सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन का जो आपको जवाब आधा अधूरा मिला या मिला ही नहीं, 30 दिन के अंदर अंदर आप उसको डाल सकते हैं। मतलब अगर आपने मान लीजिए आज 1 जनवरी को आपने कोई एप्लीकेशन डाली
और 30 जनवरी को तक आपको जवाब नहीं मिला, तो आप 30 जनवरी के बाद अगले 30 डेज के अंदर किसी भी समय आप फर्स्ट अपील डाल सकते हैं। और फर्स्ट अपील सभी के लिए फ्री है, चाहे वो आप बीपीएल कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, आपको 10 रुपए की फीस भी जमा कराने की जरूरत नहीं है फर्स्ट अपील में। फर्स्ट अपील आप संबंधित उसी विभाग के सीनियर अफसर, जैसे अगर आपको एसएचओ किसी थाने का जानकारी नहीं देता, तो उसी विभाग का जो एसएसपी होता है वो जनरली एक फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, जो भी डिप्यूट विभाग ने करा होता है वो होता है। जैसे नगर निगम में चीफ इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होते हैं, आप फर्स्ट अपील डाल सकते हैं उसी विभाग में। लेकिन अगर आपको मान लो लगता है कि फर्स्ट अपील में डालूंगा, ये अफसर भी उनसे मिला हुआ है भ्रष्टाचार में और ये भी मेरी सुनवाई नहीं करेगा, तो आपके पास एक दूसरा हथियार भी है आरटीआई एक्ट में। सेक्शन 18 के तहत आप सीधी कंप्लेंट डाल सकते हैं। कंप्लेंट डाल सकते हैं, मैं आपको बताऊं, उसमें आपको फर्स्ट अपील डालने की जरूरत नहीं है। सीधा सेक्शन 18 में आप कंप्लेंट डालिए। वो कंप्लेंट अगर केंद्र की है, कोई केंद्र से संबंधित है, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन न्यू दिल्ली में डलेगी, केंद्रीय सूचना आयोग में। और अगर वो राज्य से संबंधित है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हर राज्य में होता है, उसके पास आप सीधा सेक्शन 18 में कंप्लेंट डाल सकते हैं। वो फर्स्ट अपील नहीं होती, कंप्लेंट होती है कि सर मेरे को इस विभाग ने सूचना नहीं दी है 30 दिन के अंदर, लिहाजा आप इस अफसर के खिलाफ उचित कार्रवाई करिए। तो जो कमीशन होता है उसके पास काफी पावर्स होती है, जैसे वो उस पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकते हैं। उसके अलावा कमीशन के जो, जिसको इंफॉर्मेशन कमिश्नर कहा जाता है, वो संबंधित विभाग के हेड को, जैसे नगर निगम है तो कमिश्नर है, मान लो पुलिस है तो डीजीपी को या कमिश्नर को लिख सकते हैं कि ना सिर्फ इस संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करिए, आप इसको सस्पेंड भी कराइए। आपको मैं दिल्ली का एक एग्जांपल दूं। एक बार कई साल पहले करीब 650 ट्रांसफर हम लोगों की एक एप्लीकेशन पे हमने लिस्ट निकाली, सारे भ्रष्टाचार जो अधिकारी कर रहे थे। तो जो करीब 650 अधिकारी जो जिनके खिलाफ विजिलेंस जांच थी और वो नहीं कर रहे थे, ये शीला दीक्षित के समय का मामला है, तो हम लोगों ने ऐसे ही कंप्लेंट डाली और विभागों को लिखा, तो 650 के करीब भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई करी गई, जिसमें काफी लोगों को हटाया गया और तबादले करे गए, जो दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ था। 650 कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एक झटके में कार्रवाई इस जन सूचना अधिकार के कानून के तहत हम लोगों ने करवाई थी। ऐसे बहुत सारे अनेकों मामले हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार के हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार के हो, या अन्य और भी जो है, वो आरटीआई एक्ट के तहत हुए थे। आरटीआई में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं दी जा सकती, जिसको आप पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर किसी सरकारी व्यक्ति की मांग रहे हैं। पहली बात आप ये समझ लीजिए, आरटीआई किसी निजी व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होता। सिर्फ ये सरकार से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड है, सरकार से संबंधित कोई फंड है या अधिकारी है, उस पे लागू होता है। जो व्यक्ति सरकार से रिलेटेड नहीं है उस पे ये कानून लागू नहीं होता। बट कुछ ऐसी जानकारियां और विभाग है जो आरटीआई के दायरे में नहीं आती। जैसे अगर आप किसी सरकारी विभाग को कौन सी बीमारी है किसी अफसर को, वो नहीं, क्योंकि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जिसको थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन भी कहती है। आप किसी की बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आरटीआई में नहीं ले सकते हैं। आप किसी के परिवार की निजी जानकारी जिसमें कोई भी सरकारी फंड इन्वॉल्व नहीं है, वो नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा कई विभाग ऐसे हैं देश में जो आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर हैं, जैसे सीबीआई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है, पैरामिलिट्री यानी सीआईएसएफ वगैरह, ऐसे कई विभाग हैं जो आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आती, क्योंकि वहां गोपनीय सूचनाएं होती हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, तो वो जानकारी आप आरटीआई में नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा लगभग 99-98% जो देश के सभी विभाग हैं, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, वो आरटीआई एक्ट के दायरे में आते हैं। इवन स्कूल कॉलेज, भले ही स्कूल प्राइवेट है, बट अगर उसको सरकार ने कोई जमीन दी है या सरकार ने कोई फंड दिया है, तो वो जमीन या फंड आरटीआई एक्ट के दायरे में आता है।
जिसकी आप सूचना स्कूल से ले सकते हैं या वहां के एजुकेशन डिपार्टमेंट से ले सकते हैं कि इस स्कूल से संबंधित मुझे ये जानकारी दी जाए। अगर गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज है तो आप ले सकते हैं फिर पूरी जानकारी जो भी उससे संबंधित है वहां पे। आरटीआई में एक जो अभी सबसे जो डिफेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं पिछले कई साल में, कि बहुत से जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो ढीठ बन गए हैं कि जो आरटीआई में बार बार डालने के बाद भी सूचना नहीं दे रही। तो हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि आरटीआई में 2 अमेंडमेंट करी जाए। अभी जो कमिश्नर को पावर है सिर्फ विभाग को रिकमेंड कर देते हैं कार्रवाई करने के लिए, जिससे भ्रष्ट अधिकारी काफी लोग डर नहीं रहे। तो आरटीआई एक्ट में एक सेक्शन हम लोगों ने सेक्शन 18A को हमने खोला है कि आप प्रोसिक्यूशन पावर भी दीजिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी विभाग में जानबूझकर आपको सूचना नहीं देता, भ्रष्टाचार को दबा रहा है, तो उसको प्रोसिक्यूट करने की पावर भी देनी चाहिए इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, चाहे वो 1 महीने की हो चाहे 6 महीने की हो, बट देनी चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अनेकों आदेश हैं कि वो देनी चाहिए। तो आरटीआई एक्ट में कंटेम्प्ट पावर भी एक अगर आ जाए कि अगर मान लीजिए, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अनेकों आदेश हैं कि ये सूचना दी जाएगी जनहित में, आर्टिकल 19 हमारे जो भारत के संविधान और 21 को हमें ये अधिकार देता है, तो अगर आरटीआई एक्ट में कंटेम्प्ट प्रोविजन भी डल जाए कि जो भ्रष्ट और ढीठ अधिकारी जानबूझकर सूचना नहीं देते और कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना करते, तो कंटेम्प्ट की पावर भी आरटीआई एक्ट में आनी चाहिए। आज की डेट में जो अब रिक्वायरमेंट आ रही है वो बहुत जरूरी है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन यही है कि आरटीआई एक्ट में आप इसका अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, अपने देश के अपने समाज के हित में करें। और आरटीआई एक्ट अगर आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, इसका इलेक्शन से भी एक बहुत गहरा ताल्लुक है। जो व्यक्ति राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है या चुनाव लड़ना चाहता है और उसको बहुत सी जानकारियां नहीं होती, क्योंकि जब आप इलेक्शन टाइम में आ जाते हैं तब आप आरटीआई में बहुत सी सूचना, क्योंकि समय ही नहीं होता आपके पास, अगर आप प्रत्याशी हैं आपके पास समय ही नहीं होता, तो आपको उस समय बड़ी दिक्कत आती है। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपके जो भी विरोधी कैंडिडेट हैं, दूसरी पार्टियों के हैं जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, आप चुनाव से 6 महीने पहले, साल भर पहले उनके से संबंधित जानकारी इकट्ठी करके अपनी फाइल में रखिए, ताकि अगर आपको पार्टी टिकट दे तो आप उन सूचनाओं को अपने चुनाव में एक मजबूत तरीके से अपने पक्ष में, समाज के, देश के, पार्टी के पक्ष में इस्तेमाल कर सके। आरटीआई का हमें याद है जब भारतीय जनता पार्टी 2014 से भी पहले हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन लगाते थे, और बहुत से उस समय के भी सांसद वगैरह जो आज काफी लोग हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते थे कि आरटीआई एक्ट का आप चुनावों से संबंधित भी कैसे पार्टी हित में, देश हित में इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे 5 साल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी उस समय हमारे कई सांसदों को या उनके और रिप्रेजेंटेटिव को पूरे देश में हम लोगों ने दी, जिसका उन्होंने बहुत लाभ उठाया और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बना, जिससे हमारे देशभक्त प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को हम सबको मिलजुल कर लाने में मदद मिली। क्योंकि कांग्रेस के इतने बड़े घोटाले, चाहे 2G हो, चाहे कोल घोटाला हो या और भी CWG हो, सारे घोटाले आरटीआई ने जब उजागर करे तो जनता को, देश को पता लगा कि कांग्रेस किस हद तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। और ना सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी हुई, देश के खिलाफ भी ये लोग, इतने सबूत आए थे देश के खिलाफ, हम बहुत चीजें तो जनमंच पे चर्चा भी नहीं कर सकते, कि देश के खिलाफ भी ये गतिविधियों में शामिल थे, जो उस समय सूचनाएं आई और जो हम लोगों ने देश हित में साझा करी पार्टी के साथ। दोस्तों, दूसरा विषय जो आज है इलेक्शन लॉ, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट या इलेक्शन से संबंधित। देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टियों की गतिविधियां किसी भी पार्टी की हो, उनका फाइनल जो गोल होता है, फाइनल मोटो होता है, वो चुनाव लड़ना होता है कि भाई चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी जीते, हमारा पार्टी की सरकार आए। लेकिन मैं आपको एक जमीनी हकीकत बताता हूं कि आज के हालात में भी, इतना सोशल मीडिया आने के बाद भी, जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर पालिका हो, करीब 70% लोग
प्रत्याशियों को अपना नॉमिनेशन परफेक्ट तरीके से भरना नहीं आता। उनके नॉमिनेशन में इतनी कमी होती है कि अगर अपोजिट पार्टी चाहे तो उनका नॉमिनेशन रद्द भी करवा सकते हैं। बट चूंकि सभी पार्टियों को कानून की जानकारी नहीं होती, उनको स्क्रूटनी प्रोसेस क्या होता है, इलेक्शन लॉ क्या होता है, इलेक्शन का लॉस का इलेक्शन में यानी लीगल टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करा जाए पता ही नहीं होता। नॉमिनेशन एक भरना एक आर्ट होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2009 का जब लोकसभा चुनाव था तो कांग्रेस से, हमारे चांदी चौक लोकसभा से कपिल सिब्बल जो एक देश के जाने माने वकील हैं, उनके नॉमिनेशन में मैंने बहुत कमियां पाई और हमने स्क्रूटनी के दिन, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन फाइल होती है वो स्क्रूटनी के दिन आप सुबह 11 बजे से पहले फाइल करके रिसीविंग करा लीजिए रिटर्निंग ऑफिसर से। हमने जब फाइल करी तो उस पे एकदम पूरे देश की मीडिया में बवाल मचा कि कपिल सिब्बल जैसे एक देश के जाने माने वकील के नॉमिनेशन में इतनी सारी गलतियां कि उस पे हमने ऑब्जेक्शन फाइल करी। उस पे करीब 1-1.5 घंटा मैंने उस मैटर में आर्गुमेंट करा। रिटर्निंग ऑफिसर यानी जो उस समय जिसको काजी जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं, जब चुनाव आयोग चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो जितनी भी जुडिशियल पावर होती है इलेक्शन से रिलेटेड वो चुनाव आयोग के हाथ में आ जाती है, जिसको हम एक सिविल प्रोसीडिंग या काजी जुडिशियल प्रोसीडिंग भी कहते हैं। तो हमने जब 2009 में कपिल सिब्बल के नॉमिनेशन के खिलाफ आपत्ति लगाई, ऑब्जेक्शन फाइल करी, तो 1-1.5 घंटा बहस हुई। कपिल सिब्बल के भी बड़े बड़े वकील आ गए उस आपत्तियों को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। लेकिन चूंकि हमने इतना गहन अध्ययन करा था उसमें एक ही रात में, और हमने जो फाइल करा, नॉमिनेशन रद्द करने की स्थिति आ गई थी। पर चूंकि रिटर्निंग ऑफिसर सरकारी अधिकारी होते हैं, वो चाहे 15 दिन 1 महीना के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, उस समय चूंकि दिल्ली में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के बड़े वकील थे ये उस समय देश के भी, तो रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने आदेश में ये लिखा हुआ है जो आज भी ऑन रिकॉर्ड है कि कपिल सिब्बल के नॉमिनेशन में ये कमियां हैं, मैं मान रहा हूं, पर मैं तब भी इसका नॉमिनेशन रद्द नहीं करता क्योंकि ये कमियां और भी प्रत्याशियों के नॉमिनेशन में हैं। बीजेपी से उस समय विजेंद्र गुप्ता जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे। चूंकि हम लोग ज्यादातर लोकसभा विधानसभा चुनाव में सारा लीगल मैटर्स हमारे पास होता है, तो हम प्रत्याशियों के नॉमिनेशन जो हमारे पास आते हैं उसको तो हम परफेक्ट भरवा देते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने लिखा चूंकि और भी चाहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, चाहे बसपा का या और भी पार्टियों के थे उस समय, कमियां हैं तो हम इसको रद्द नहीं करते क्योंकि ये कानून है। कानून में हमारी इसको कमी भी कह सकते हैं। अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने जो नॉमिनेशन फॉर्म को रिजेक्ट करने से अगर मना कर दिया तो आप उसको उसी समय हाई कोर्ट में नहीं ले जा सकते, आप इलेक्शन के बाद इलेक्शन पिटीशन में ले जा सकते हो। जो आपको पता है, जब एक बार इलेक्शन पिटीशन, चुनाव जो जीत जाता है उसके खिलाफ आप इलेक्शन पिटीशन डालेंगे भी, वो कितना समय लगता है। हालांकि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें इलेक्शन पिटीशन चुनाव का रिजल्ट आने के 45 दिन के अंदर डालनी पड़ती है, और को हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट में जाता है ये मैटर, अगर विधानसभा और लोकसभा की इलेक्शन पिटीशन है तो वो सीधे हाई कोर्ट में जाता है, रिट पिटीशन जाती है। हाई कोर्ट के जज को 6 महीने के अंदर ट्रायल कंप्लीट करना मैंडेटरी है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बड़ा क्लियरली है। पर व्यवहारिक रूप से हमने देखा है कि कई कई साल तक ये मुकदमे लटके रहते हैं और अगला चुनाव आ जाता है और इलेक्शन पिटीशन डिसाइड होती नहीं है, या कई बार होती भी है तो वो 3-4 साल निकल जाते हैं कई। तो सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप एक गहन अध्ययन अपने विरोधी पार्टियों के खिलाफ करें और आरटीआई और इलेक्शन लॉ का एक कॉम्बिनेशन ट्रेनिंग सेशन रखें अपने यहाँ। अपने जो आप लोग राजनीतिक पार्टियों से खासकर जुड़े हुए हैं या जन सेवा से जुड़े हुए हैं, बड़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वो आप ट्रेनिंग सेशंस अपने अपने क्षेत्रों में, अपने लोकसभा क्षेत्रों में रखें। अपनी एक चुनाव में एक परफेक्ट लीगल टीम बनाएं जिनको इलेक्शन लॉस की ट्रेनिंग हो, जो इलेक्शन लॉ के एक्सपर्ट लोग हों। देखिए, वकील सब होते हैं, जैसे डॉक्टर भी हर फील्ड के होते हैं। हाथ का डॉक्टर अलग है, ईएनटी अलग है, सर्जन अलग है,
फिजिशियन अलग है। ऐसे ही वकालत में अलग अलग एक्सपर्टीज के वकील होते हैं। उनको हर कानून की एक बेसिक जानकारी होती है, बट कुछ एक्सपर्टीज होती है। जैसे कोई इनकम टैक्स का ही वकील है, कोई एंटी करप्शन के ज्यादातर वकील हैं, कोई क्रिमिनल लॉ के ज्यादा वकील हैं, कोई सिविल लॉ के वकील हैं। ऐसे देश में बहुत कम है, बट चुनिंदा वकील हैं जो इलेक्शन लॉज और आरटीआई का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, इलेक्शन के दौरान भी और समाज देश हित में भी। तो आप अपने अपने लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में या अपने सामाजिक संस्थाओं के बैनर तले जनता को बुलाएं और कुछ एक्सपर्ट्स को बुला के एक ट्रेनिंग सेशन रखें। कम से कम साल में 1 या 2 तो रखने चाहिए, जिससे जनता को अधिकारों की और जनप्रतिनिधियों को उनके जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनकी ड्यूटीज हैं। देखिए, संविधान में अगर हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उससे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं हमारी। तो ड्यूटीज पहले आती हैं, अधिकार बाद में आते हैं संविधान। बट हमारे देश में एक समस्या क्या है, जनता के ऊपर भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि सिर्फ अधिकारों की बात तो करते हैं कि भाई देश में हमें कानून में हमें ये अधिकार है, अधिकार है, अधिकार है। हमारी देश की समाज के प्रति ड्यूटीज क्या है वो कोई नहीं जानता, वो कोई बोलता नहीं है, उस पर कोई अपना ध्यान देता नहीं है, बस अधिकारों की बात करते हैं। आप अगर जापान जैसी, इजराइल जैसी कंट्रियों में जाएं, वहां ड्यूटीज फर्स्ट, राइट्स लास्ट। हमारे यहाँ लोगों को एक अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जैसे मोदी जी ने एक स्वच्छ भारत अभियान शुरू करा था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये मोदी जी की जिम्मेदारी है, या ये संभव नहीं है कि मोदी जी हर जगह जाके आपके घर के बाहर पहुंचेंगी। ये सिविक सेंस आपको भी होनी चाहिए कि हमने कूड़ा नहीं फेंकना, इधर उधर पान नहीं थूकना है। जैसे आप खासकर अगर कई राज्यों में चले जाएं तो वहां सारा दिन लोग सड़क पे पान थूकते रहते हैं। तो ये सिविक सेंस आपके अंदर एक जागरूक नागरिक बनने की खुद आनी चाहिए कि भाई मोदी जी ने एक दिया तो जला दिया, उस दिए को मशाल हम बनाएंगे और अपने देश को ना सिर्फ सुरक्षित रखेंगे, स्वच्छ भी रखेंगे, जो हमारी एक जागरूक नागरिक के तहत जिम्मेदारी बनती है। ऐसे ही अगर आपके आसपास कोई ऐसे कार्य जो सड़क है, पार्क है, जो नहीं बन रहे हैं या कागजों में ही बना के जनप्रतिनिधि पैसा खा जाते हैं, जो घोटाला करते हैं या जो अफसर हैं, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हर सड़क के पीछे ना सीबीआई लग सकती है, ना कोई बड़े अधिकारी या बड़े नेता। ये आपकी जिम्मेदारी है, चाहे सबूत आरटीआई से निकालिए और उसको फिर जांच एजेंसी या मीडिया या सोशल मीडिया पे डालिए। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, शायद कोर्ट से भी ज्यादा फास्ट सोशल मीडिया चल गई है अब तो उस पर डालिए कि किस तरीके से ये भ्रष्टाचार हुआ। कई बार ऐसे भ्रष्टाचार सोशल मीडिया पे डालने के बाद ही कार्रवाई हो जाती है। अगर आप आरटीआई के सबूत डालेंगे तो कई बार कार्रवाई इतनी स्पीड से होती है कि जो शायद कोर्ट भी नहीं करवा सकती। मैं एक वकील हूं, बट मैं अपने ज्यादातर चाहे क्लाइंट्स हो या जानने वाले मित्र लोग हों, मैं सबको एक पहली सलाह ये देता हूं कि कोर्ट को अंतिम अवसर मानना चाहिए, ना कि पहला अवसर। कोशिश करी जाए कि जो आपकी समस्या है विभाग में या उससे सीनियर अफसर से आप अपनी समस्या सुलझाएं। उदाहरण के तौर पर ज्यादातर लोग एक बड़े आईएएस आईपीएस से मिलने से डरते हैं, जबकि मेरा अपना निजी अनुभव और मेरे बहुत लोगों का अनुभव है, सीनियर अफसर ज्यादा सुलझे हुए, समझदार और नरम होते हैं एक आम व्यक्ति से बात करने के लिए। अगर कोई छोटे से छोटे स्तर का व्यक्ति भी अगर एक आईएएस से अपनी समस्या लेके जाएगा, अगर नीचे के अधिकारी उसकी नहीं सुन रहे, तो मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि आप सीनियर अफसर आपकी बात ज्यादा बेहतर सुनेंगे और जल्दी कार्रवाई करेंगे। तो पहला आपका प्रयास रहना चाहिए कि जो भी आपकी समस्या है, चाहे निजी है या जनहित में है, जो सरकार अगर आपकी सुलझा सकती है, तो कोशिश करिए। पहले जैसे उदाहरण के लिए पहले एसएचओ को आपने कंप्लेंट दी और एसएचओ कार्रवाई नहीं कर रहा, तो एसएसपी या आईजी या डीजीपी से आप मिलिए। हर विभाग में एक पब्लिक आवर होता है 11 से 12 या 12 से 1, हर विभाग में 1 घंटे का या 2 घंटे का जन सुनवाई का डेली होता है, जहां आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जाइए, आपकी अपनी लिखित शिकायत लेके जाइए सबूत के साथ, या जो भी आपकी शिकायत है कि मेरा ये काम ये अधिकारी नहीं कर रहे, तो कृपया आप सीनियर अधिकारी हैं, काम कराइएगा। आप उनसे मिलिए और आपका काम, बहुत ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं जब सीनियर ऑफिसर ने हाथों हाथ काम कराए हैं, जिससे के लिए आपको अदालत भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी वकील की जरूरत नहीं है। आप स्वयं में एक वकील हैं, सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए।
वकील होने के लिए जरूरी नहीं है आपको किताब, मोटी मोटी किताबें ही पढ़नी है। आपकी इच्छा शक्ति ही आपको आधा से ज्यादा वकील तो खुद ही बना सकती है। तो मेरा ख्याल, मैंने आपको आपकी समस्या सुलझाने के लिए जो मेरा प्रयास था, मैंने एक आम व्यक्ति की भाषा में एक कानून की पेचीदगियों से हटाकर एक सरल तरीके से आपको आरटीआई और इलेक्शन लॉ का एक सीधा तरीका बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी मेरे किसी वक्तव्य में आपको त्रुटि लगी हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं, और कोई भी समस्या हो तो आप डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी या किसी भी हमारे इस मंच के व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार विवेक जी भाई साहब, अद्भुत व्याख्यान था। मैं स्वयं विधि का विद्यार्थी रहा हूँ, राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर हूँ, लेकिन विधि जितनी क्लिष्ट है, हिंदी में उसकी क्लिष्टता और बढ़ जाती है। और इस अत्यंत जटिल विषय को आपने जितनी सरलता से, जितनी सहजता से आम आदमी की भाषा में आपने पहुंचाई है, उसका श्रेय आपका राष्ट्रीय व्यक्तित्व और उससे भी बड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ही हुआ है। और आप स्वयं प्रतिनिधि हैं, मॉडल टाउन से आपने प्रत्याशिता की है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कल आप जैसे लोग ही जब भारत की लोकसभा में दिल्ली के किसी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मेरी आकांक्षा है कि आप रहेंगे, तो जनता की समस्याओं का दर्द आप जैसे मंत्री, आप जैसे सांसद ही समझ सकते हैं। जितनी सरलता, जितनी सहजता, जितनी सौम्यता से आपने समझाई है, और इस स्वयंसेवकों के परिवार से सहज आपने रिश्ता जोड़ा है, उसके लिए आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, कोटिशः आभार व्यक्त करता हूं। अद्भुत इस वक्तव्य के लिए। ये इतना जटिल विषय है, इतना कठिन विषय है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। आपने कहा इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अनेक, पूरा व्याख्यान जानकारी से भरा हुआ था। मेरे जैसा विद्यार्थी भी यही जानता था कि यह जो सूचना अधिनियम है, यह विधि है, जन सूचना अधिकार, यह कांग्रेस पार्टी की देन है, लेकिन इसका विधायन, इसका प्रपोजल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने स्वरूप और आकार दिया था। आज मन में यह सुनकर भी एक आप जैसे विधिवक्ता ही इसको बता सकते थे, बहुत गर्व का अनुभव हुआ। आज इस मंच पर आपको लाने में हमारे बहुत युवा तेजस्वी, जिनका जीवन है प्रचारक का, जिनका जीवन है विस्तारक का, ऐसे हमारे आशुतोष सिंह तोमर जी ने इस कड़ी को अपने महापरिवार के एक महनीय व्यक्तित्व को आज इस आभासी मंच पर मिलवाया। इसलिए आशुतोष तोमर तो अपने ही हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। बहुत हमारे वरिष्ठ स्वयंसेवक जिनकी संघ आयु बहुत हो चुकी है, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत ही परम आदरणीय आशुतोष सिंह आशु गुरु जी, जो संघ के लिए पूरा तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, और देश की माटी तुझे मैं और क्या दूं, ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, जो संघ के बहुत अच्छे स्वयंसेवक हैं, तेजस्वी स्वयंसेवक हैं। ऋषि अग्रवाल जुड़े हुए हैं, बालक राम गांधी जी जुड़े हुए हैं, अमन गुप्ता हैं। मैं सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। जितने श्रोता हमारे सुन रहे हैं फेसबुक लाइव, उनका भी मैं बार बार अभिनंदन करता हूं। लोकमहल की एक सामान्य सी परंपरा है कि हम अतिथि का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हितेश गुप्ता जी को। हितेश गुप्ता जो राजस्थान से रहने वाले हैं और मौलिक रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है। मैं ऐसे हितेश को आमंत्रित करता हूं कि आज के अपने अतिथि का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। हितेश। हितेश। डॉक्टर भावेश जी, डॉक्टर भावेश जी हमें सुन रहे हैं? हाँ हितेश, औपचारिक धन्यवाद करिए। हितेश। जी सर बताएं। आप धन्यवाद ज्ञापन करिए। जी सर। 1 मिनट सर।
लोकपहल के प्रणाम द्वारा सर। सबसे पहले तो सर मेरे शोध निर्देशक डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे उन्होंने ये अवसर प्रदान किया। सर आज के मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर विवेक गर्ग, जो कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता उच्चतम न्यायालय के हैं, जिन्होंने आज निर्वाचन विधि और जन सूचना एक विस्तृत विमर्श पर अपना पथ हमें अपना एक व्याख्यान प्रस्तुत किया और हमें ये लेक्चर बिल्कुल मुझे इस क्लास के एक लेक्चर की तरह लग रहा था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि ये मैं एक आर्टिकल निबंध पढ़ रहा हूँ। इस लेक्चर के अंदर क्या कुछ नहीं था। इस लेक्चर के अंदर मैंने प्रस्तावना देखी, जिसमें मैंने देखा कि राइट टू इंफॉर्मेशन और निर्वाचन विधियों का किस प्रकार शुरुआत हुई। सर ने बताया कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वह 2005 से पहले भी भारत में विद्यमान था। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय इसकी बात की गई। इससे पहले भी सर ने बताया कि कैसे एविडेंस एक्ट के सेक्शन 74 और 76 के अंदर भी इस चीज का जिक्र किया गया है। सर ने बताया कि आरटीआई क्यों जरूरी है, क्योंकि इस आरटीआई क्यों जरूरी है। कोई भी व्यक्ति कहता है कि जब मैं कुछ भी सामान खरीदता हूं तो उसका टैक्स पे करता हूं, चाहे इनडायरेक्ट करूं चाहे डायरेक्ट करूं। तो सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है उसको कितना इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट मेरे उस टैक्स के बदले में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, इस विषय की जानकारी भी हम सरकार से किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले सर ने हमें ये बताया। फिर सर ने हमें ये भी बताया कि किस प्रकार हम आरटीआई के उस प्रोसेस को से गुजर सकते हैं, उस आरटीआई के प्रोसेस का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें सर ने बताया था कि आरटीआई के जरिए हम 30 दिनों के अंदर अपनी मांगों को, अपनी जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं, जो कि हम सरकारी विभागों से प्राप्त कर सकते हैं। सर ने साथ ही साथ यह भी बताया कि अगर अगर कोई डिपार्टमेंट ना करे तो इसके बाद भी हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, जिसमें सर ने फर्स्ट अपील का जिक्र किया, जो आरटीआई के सेक्शन 19 के अंदर सर ने बताया, जिसमें सर ने कहा कि हम किसी भी विभाग से उस विभाग की जानकारी उस विभाग के अपीलीय अथॉरिटी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी सर ने दूसरा ऑप्शन यह बताया कि अगर कोई विभाग जानकारी देने में असक्षम है या देना नहीं चाह रही है तो उसके लिए भी हम आरटीआई का सेक्शन 18 का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट कंप्लेंट का और जिक्र है। सर ने साथ ही साथ में हमें यह भी बताया कि इस आरटीआई के अंदर क्या नहीं आता है, आरटीआई के परिधि से क्या बाहर है। जैसे सर ने बताया कि कुछ सूचनाएं जो हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट होती है, गुप्त होती है, जिसकी जानकारी सामान्य जन को नहीं दी जा सकती, जैसे कि सीबीआई हो गया, रो हो गया, ये सब गुप्त रूप से कार्य करने वाले संगठन हैं जिनकी जानकारी दी नहीं जा सकती है। दूसरी जानकारी जिसका जनता को कोई शायद आवश्यक भी नहीं है, जैसे कि किसी अधिकारी की पर्सनल इंफॉर्मेशन, उस विषय के बारे में भी सर ने बताया कि यह जानकारी आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। इसके साथ ही सर ने बताया कि आज वर्तमान समय के अंदर आरटीआई के अंदर क्या खामियां हैं, जो कि आरटीआई को किस प्रकार, या हम इंफॉर्मेशन कमिश्नर को या इंफॉर्मेशन कमीशन को किस प्रकार मजबूत कर सकते हैं ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके और किस प्रकार ज्यादा लोकतंत्र को अकाउंटेबल और जवाबदेह बनाया जा सके। सर ने बताया कि वर्तमान समय में इलेक्शन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन को प्रोसिक्यूशन यानी कि प्रोसिक्यूशन यानी अभियोग चलाने की आज स्वतंत्रता देनी चाहिए, उस पर अपराध एलिगेशन लगाने की आजादी देनी चाहिए। उनकी अगर कोई अवहेलना करता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट की तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह भी शक्ति देनी चाहिए। सर ने दूसरा जो इस लेक्चर का या विमर्श का व्याख्यान का जो दूसरा भाग था, जिसमें रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधि कानूनों के बारे में सर ने जो एक सरल भाषा के अंदर बताया कि जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है वह किस प्रकार जरूरी है। सर ने सबसे पहले 2009 की लोकसभा के कपिल सिब्बल, जो कि सबसे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, उनके नॉमिनेशन में किस प्रकार कमी थी उसके बारे में जिक्र किया, जिससे पता चला कि कैसे कोई एक बहुत पढ़ा लिखा और कानून का ज्ञाता भी किस प्रकार अपने नॉमिनेशन को भरने में भी गलत कर सकता है। साथ ही साथ सर ने बताया कि किस प्रकार
जो अधिकार हैं वो सिर्फ आपके अधिकार ही नहीं हैं, वो उसके साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं, जिसको देखकर मुझे एक लास्की जो कि राजनीति के हम सब एक विद्वान के रूप में पढ़ते, जिन्होंने कहा था राइट्स आर नॉट एम्प्टी ड्यूटीज, मतलब कि कानून जो अधिकार है वो सिर्फ अधिकार नहीं है, उसमें कुछ कर्तव्य भी शामिल हैं। इसके साथ ही साथ सर ने बताया कि राजनेताओं और अधिकारियों की जवाबदेही के साथ साथ जनता की भी कुछ जवाबदेही बनती है। सर ने बताया कि लोग अगर चरित्रवान होंगे तो किस प्रकार देश में लोकतंत्र को और बढ़िया किया जा सकता है। जैसे सर के व्याख्यान से पता चला कि जो स्टेट है वो सिर्फ पहाड़ों से और पर्वतों से नहीं बनता, वह उसमें जनता के चरित्र की भी उतनी ही भूमिका होती है, जैसे कि राजनीति के विद्वान और या पिता कहते अरस्तु जिनके गुरु रहे प्लेटो का भी है एक कोटेशन है। आज सर के व्याख्यान में हमने पूरा एक आर्टिकल का एक फॉर्म में देखा कि किस प्रकार उसमें प्रस्तावना भी थी, उसमें उस मैकेनिज्म का भी जिक्र था कि आर्टिकल का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसके अंदर उसकी कुछ खामियों का भी जिक्र किया, और साथ ही साथ सर ने एक उसके कंक्लूजन का भी जिक्र किया। इसलिए मैं सर का अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद हितेश इस सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए। सर विवेक गर्ग सर बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान अधिवक्ता हैं। उन्हें विधियों की सूक्ष्म और स्थूल दोनों का संज्ञान लेने की सक्षमता है, बौद्धिक सामर्थ्य है, और ऐसे वक्तव्य और ऐसे पाठे हमारी आम जनता तक इस सोशल मीडिया के माध्यम से, इस जूम यूट्यूब पर भी सर आपका लेक्चर प्रसारित होगा। हम लाखों के बीच इस महत्वपूर्ण विषय पर उनका संप्रेषण कर सकें, उनकी जानकारी कर सकें, उनका ज्ञानवर्धन कर सकें। आम आदमी का आपने इतने सरल सहज शब्दों में जो आज आपने जानकारी दी है, उसके लिए आपका पूरा लोक पहल परिवार हृदय से आभार करता है और निवेदन भी करता है कि ऐसे 2-3 आख्यान आपके होंगे, तब जाकर के जनता की, क्योंकि आप दिल्ली में हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली से दूर उत्तर प्रदेश, बिहार और भारत के विभिन्न प्रदेशों के गांवों तक भी यह आवाज और आपकी धमक पहुंचे, आपकी जानकारी पहुंचे, आपका बौद्धिक सामर्थ्य पहुंचे, और वहां से इसका जागरण हो कि यह अधिनियम व्यक्ति के जीवन में कितना युगांतकारी हो सकता है, कितना परिवर्तनकारी हो सकता है। और आपने, आप ही के शब्दों में मैं कहूं तो आपने कहा इसके लिए बहुत विधिवत्ता होने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता अपने इच्छा शक्ति को जागृत करने की है। सर आपका हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन इस अविस्मरणीय मंत्र मुग्ध कर देने वाले आख्यान के लिए। आपका बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और इस आभासी मंच को सजाने के लिए कनिष्का वशिष्ठ जी का विशेष बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज के इस व्याख्यान में उपस्थित आशुतोष सिंह जी, श्रीमान डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी, श्री सनी कुमार जी और श्री हितेश गुप्ता जी, डॉक्टर श्रीमती कविता ठक्कर जी, आशुतोष सिंह तोमर जी जो हमारे लोक पहल के कर्णधार हैं, दिल्ली में उसका सफलतापूर्वक संयोजन कर रहे हैं, अंकिता शुक्ला जी, अमन गुप्ता जी, सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद, विशेष आभार हमारे विवेक जी भाई साहब को, बहुत बहुत आत्मिक आभार। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। वंदे मातरम। जय श्री राम।